वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं बजट 2011-2012 जे हवाले सां ऐं हींअर पुछंदा कुछ वधीक क्वेश्चंस डॉक्टर अयूब बहर साहब असां मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आवाम में ये परसेप्शंस पाई जाती हैं जब भी बजट आता है तो दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। एक ये कि महंगाई आने वाली है और दूसरी है कि सैलरीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ये मेजर कंसर्न होते हैं आवाम के। तो आप क्या समझते हैं कि इस बजट में सैलरीज का इशू कहाँ तक डिस्कस होगा, अगर होगा तो, और महंगाई का कहाँ तक होगा? पहले महंगाई पे देखिए, महंगाई मैं समझता हूँ बजट का जो महंगाई पे असर पड़ता है वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि दो चीज़ें अगर होंगी तो महंगाई बढ़ेगी। कोई कुछ भी कहता रहे, गवर्नमेंट कुछ भी यकीन दिलाए, स्टेट बैंक की कोई भी स्टेटमेंट हो, सही, दो चीज़ों का डायरेक्ट रिलेटेड है महंगाई से। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे जिसमें जीएसटी है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ाई जाती है या उसका रेट बढ़ाया जाए या किसी नई चीज़ पे वो ड्यूटी इम्पोज कर दी जाए तो यकीनी तौर पे महंगाई होगी। इसमें कोई दो आर्गुमेंट नहीं हो सकते। इसलिए कि वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन तो होगा, महंगाई होगी, ये लाजमी होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं समझता हूँ वो बिल्कुल एक नामुनासिब तरीका है रेवेन्यू बढ़ाने का। तो जबकि उसी को ये फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, उसी पे ये अनफॉर्चुनेटली उसी पे फोकस कर रहे हैं। अगर आरजीएसटी बढ़ेगा, उसकी कलेक्शन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पे ये बात भी आती है ना, अगर ये आरजीएसटी डायरेक्ट इसके नाम से नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे तो उसके अलावा और भी तो टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आरजीएसटी से और खतरनाक साबित हो रहे हैं। लेकिन वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। नाम कुछ भी लें, लेकिन मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए। जिसकी इनकम है उस पर टैक्स लगा दे। आरजीएसटी हो या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो, अगर वो लगाया जाएगा वो कमोडिटीज की प्राइस में शामिल हो जाता है। जब वो प्राइस में शामिल होगा तो वो चीज़ तो महंगी होगी। और जब कोई एक कमोडिटी महंगी होती है, देखिए ये चेन रिलेशन होता है, अगर मुल्क में दो चार चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी होती हैं, इसलिए कि उनके प्रोड्यूसर कहते हैं कि हमारे इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमें भी गुजारा करना है। तो अगर पेट्रोल महंगा होगा तो दूध वाला भी अपना दूध की कीमत बढ़ाएगा, पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ेगी कपड़े की कीमत भी बढ़ेगी उससे, फिर हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी बढ़ेंगे, हर चीज़ महंगी होती जाएगी। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मैं नहीं समझता कि फोकस करना मुनासिब है। दूसरी ये कि जो डेफिसिट हो जाता है, अगर वो डेफिसिट फाइनेंस किया गया बैंक बोरोइंग से, स्टेट बैंक से अगर बोरोइंग की गई, नई करेंसी प्रिंट की गई, मेरा मतलब है, तो इन्फ्लेशन होना है, यकीनी तौर पे इन्फ्लेशन होगा, रुपए की वैल्यू भी इंटरनली भी कम होगी, एक्सटर्नली भी कम होगी। इश्यूज यहीं पे आ रहे हैं ना, इश्यूज यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आरजीएसटी ना कर पाए या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे वो ज्यादा नहीं कर पाए तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे, वो भी अगर ना कर पाएंगे तो बाहर से लोन लेंगे, अगर वो भी नहीं करेंगे तो एसबीबी से बोरोइंग भी करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये अगर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पहली बात ये है, ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही क्यों बार बार याद दिलवा रहे हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस उस पर लगेंगे जो पार्लियामेंट का मेंबर है, जो जिसकी आमदनी है। अपने आप पर टैक्स नहीं लगाना चाह रहे, अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगाना चाह रहे, उससे जानबूझकर नजरें चुरा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आम लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करना बहुत आसान है ना, कि कोई उनकी असेंबली में कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, जिसकी आमदनी है, जो अमीर आदमी है उस पर टैक्स लगाएं, जिसकी वेल्थ है उस पर लगाएं, जिसकी प्रॉपर्टीज है उस पर टैक्स लगाएं। तो ये डायरेक्ट, ये अब आप देखिए आर्गुमेंट देते हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे, आरजीएसटी नहीं लगेगा तो लोन लेना पड़ेगा या नोट छापने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। वो डेफिसिट तक पहुंचने से अगर बचना है तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें। डायरेक्ट टैक्सेस के अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग उसको इंडिकेट करते रहे हैं बहुत सारी स्टडीज में। जबकि जहां तक मैं समझता हूँ डायरेक्ट टैक्सेस से आपको इतना ज्यादा रेवेन्यू हो सकता है कि ये सारे डेफिसिट्स आपको खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया में जो मेजर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस से ही होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस से अव्वल तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू पूरी दुनिया में प्रैक्टिस नहीं है कि बड़ा पोर्शन उससे आता हो। दूसरा एक और अजीब और गरीब बात है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेवेन्यू होते हैं, एक तो इतने नहीं होते कि ये मेजर रेवेन्यू कम होते हैं, 1/3 12% मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो 12% नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू। दूसरी बात यह है कि ये कभी भी फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती, सही, ये प्रोविंस या स्टेट्स कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट को अपना उसका शेयर ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये हमारे यहाँ कलेक्शन भी फेडरल गवर्नमेंट करती है और फेडरल गवर्नमेंट इसको अपने सोर्स के तौर पे मेनली यूज करती है, इसके रेट बढ़ाती रहती है। सही, तो इस पे जब तक रहेंगे महंगाई रहेगी। दूसरा, तनख्वाहों का अगर आपको मैं याद हो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा रेस दिया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज में, 50% का जंप था। उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ने पहले रेस दिया था। फेडरल का गवर्नमेंट का बजट जाहिर है पहले आता है, इसलिए कि उस बजट में
सूबों को NFC अवार्ड के तहत कितनी रकम ट्रांसफर होनी है वो उसमें मेंशन किया गया सही। होता है। जब फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ जाता है और सूबों को ये पता लग जाता है कि उनको कितने रेवेन्यू मिल रहे हैं, तब सूबों के बजट आना शुरू होते हैं, सूबाई बजट बाद में आते हैं। ठीक। जब फेडरल गवर्नमेंट ने 50% सैलरीज बढ़ाई तो प्रोविंस को भी बढ़ानी पड़ी, सही। उनको ऑप्शन रखना था। उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया था कि फेडरल गवर्नमेंट को हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, हमारे ऊपर बोझ डाल दिया गया है, एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक। तो वो अगर आप उस सिनेरियो में देखें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसने ये ऑब्जेक्शन किया था, तो इसका मतलब है कि एक सूबा कम अज कम ऐसा जरूर है जिसको एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बढ़ाने पे एतराज है। सही। और वो अगर उसकी आवाज़ को कंसिडर किया गया तो मैं नहीं समझता कि इस साल सैलरी बढ़ाने की कोई चांसेस हैं। क्योंकि फिलहाल तो अफवाह ही आ रही है कि 10% सैलरी बढ़ रही है, कोई कह रहा है 15% सैलरी बढ़ रही है। वो एक ग्रुप होता है जो कि इस तरह की बातें हो रही होती है, उसमें मुझे इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और ख़ास तौर पे अगर बढ़ाई भी गई तो मैं नहीं समझता कि तमाम एम्प्लॉयज़ की बढ़ाई जाए। हो सकता है जो 16 ग्रेड तक के लोग हैं उनकी शायद तनख्वाह बढ़ाने के चांसेस रखे। तो फिर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बाद आप सैलरीज भी नहीं बढ़ा रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, या तो दूसरे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा रहे। बेसिकली लास्ट ईयर ये हुआ था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी गई थी, और जो इक्वेशन थी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की, प्राइवेट सेक्टर की, और वो इक्वेशन तो लास्ट ईयर डिस्टर्ब हो गई थी। सही। लास्ट ईयर प्राइवेट सेक्टर में नहीं बढ़ाई गई थी तनख्वाहें। आमतौर पे होता है प्राइवेट सेक्टर फॉलो करता है, सही। मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो नहीं हुआ था। इन्फ्लेशन जो है वो तो सभी के लिए प्रॉब्लम है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का हो। और दूसरा ये कि हमारी पाकिस्तान में जो मेजर जॉब प्रोवाइडर है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर है। ज़्यादा जॉब प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, वहाँ तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बढ़ाई गई थी। और वो जो बढ़ाई गई थी उसकी वजह से डेफिसिट आप देख लें कि 900 बिलियन से तो हम क्रॉस कर गए हैं। तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर, मैं इस बात के खिलाफ नहीं कि सैलरीज नहीं बढ़नी चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए, पर उससे रिलेटिवली दूसरे मेजरमेंट्स भी लिए जाएं, उससे रिलेटिव दूसरे मेजर लिए जाएं, और सैलरीज बढ़ा के महंगाई ना बढ़ाई, सही, वरना सैलरीज बढ़ाने का फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर सब्सिडीज का हम रोल देखना चाहें, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि सब्सिडीज को हो सकता है कि ये फुली तौर पे ख़त्म भी कर दें, या ये हो सकता है उसका काफ़ी सारा पोर्शन वो आवाम के कंधों पे डाल दें। तो आप क्या समझते हैं कि इस कमिंग बजट में सब्सिडीज को किस तरह से मैनेज करेंगे? पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिनमें सब्सिडीज जो है वो अगर इंटरनेशनल कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज को, तो सब्सिडीज ना होने के बराबर है। ठीक। आप अगर देखें यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन में तो मोर देन 50%, 60% तो यूनाइटेड स्टेट्स का है जो सब्सिडीज पे जाता है। इंडिया में 44% है जो सब्सिडीज पे जाता है। हम बार बार कहते हैं इंडिया में पेट्रोल सस्ता है, इंडिया से अगर आप बाहर ट्रैवलिंग पे जाएं तो टिकट सस्ता है, वो सब चीज़ें हैं। इंडिया में बजट का 44% तो सब्सिडीज में जा रहा है, ये भी तो हमें गौर करना चाहिए, तो चीज़ें तो सस्ती होंगी। हमारे यहाँ सब्सिडीज पहले ही जो हैं कम है, लेस देन 20% है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ 8% है जो जिसको हम सब्सिडी समझते हैं। बाकी जो पोर्शन है इसका जो 11-12% के करीब, वो एक्चुअली सब्सिडीज हैं ही नहीं, वो तो जो गवर्नमेंट के तहत के मातहत कॉरपोरेशंस हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, सही, जो गवर्नमेंट में आती हैं लेकिन हैं कॉरपोरेशन, जैसे KSC है और इस तरह के अदारे हैं, ये पोर्शन तो उनको ट्रांसफर हो जाता है, ये लोगों को नहीं दिया जाता, प्राइजेज में नहीं आता, कंज्यूमर्स को फायदा नहीं होता, ये अदारों के जो बजट डेफिसिट होते हैं उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो सूरत हाल अभी आप बता रहे पूरी के इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, सैलरीज बढ़ने के चांसेस भी कम है, सब्सिडीज जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कम है और उसको और कम करने की ये सोच रहे हैं, तो ये बजट वाकई एक मुश्किल हालात में से बनेगा और डेफिनेटली सी बात है इसका पूरा बर्डन जो आवाम के ऊपर ही आएगा। तो क्या समझते हैं आप उसको किस तरह से? ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी की डायरेक्शन जो हो गई है वो इस तरह से हो गई है कि पॉलिसी मेकर्स की जो गलतियां हैं, उन गलतियों का जो खमियाजा है, जो उनका बर्डन है, वो लोअर इनकम जो ग्रुप है सोसाइटी का उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मुश्किलात हैं, मुश्किलात जिन लोगों ने पैदा की गई है, इसकी पुनिशमेंट उनको नहीं दी जा रही, सही, पुनिशमेंट कॉमन पीपल को दी जा रही है, सही।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें कि भाई ग्रोथ की जो उन्होंने बात की थी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% तक हमारा एक्सपेक्टेड जाएगा, लेकिन अब जो फिगर बता रहे हैं वो 2.5% की बता रहे हैं। तो अब इसमें भी डिफरेंस आ गया, उनकी पहली बात, उनकी अब वाली बात। अब मुझे नहीं लगता कि बजट के दौरान ये क्या कहेंगे कि वो जीडीपी ग्रोथ कहाँ जाएगा। 2 के 8 को 4% से अब होना चाहिए था। ये 2.5 का तो मैं समझता हूँ आज से 6 माह पहले ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, और उसमें एक ये हम गलत तौर पे कहते हैं कि इसका हम मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज से। फ्लड इफेक्टेड एरिया से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ज़रूर इफेक्टेड हुआ था, लेकिन ये जो हम 2.5% पे पहुंचे हैं, जो ड्रॉप हुआ है, ये एग्रीकल्चर में ड्रॉप नहीं आया, ये ड्रॉप इंडस्ट्री में आया है। सही। तो इंडस्ट्री फॉर्चुनेटली, मैं अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि फ्लड से इंडस्ट्री वाले एरियाज इफेक्टेड नहीं हुए थे, लेकिन ये जो डिक्लाइन आया ये इंडस्ट्री वाले एरियाज में है। अच्छा, वो जो उसके जो प्रॉब्लम से मेजर जिसकी वजह से डिक्लाइन आया उसमें पावर, एक तो पावर देखिए, मैं बड़ा एक सीधा सा हिसाब है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ रेट से हमेशा ज्यादा रहा अर्ली 80s तक। अर्ली 80s के बाद जो सूरत हाल चेंज होना शुरू हुई लेट 80s से, फिर इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कम हो गया। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या फर्क आ गया था, क्यों हुआ ऐसा, कोई चीज नजर आती है विजिबल, तो एक ही चीज है कि 80s से पहले पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस नहीं था। सही। एनर्जी का क्राइसिस बढ़ता गया, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कम होता गया। जब हम कहते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, तो ऐसा नहीं। जब इंडस्ट्री का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन करता है, तो उसके डिक्लाइन की वजह से सर्विसेज पर और एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ता है। सही। और एलएसएम का शेयर तो 90 से डिक्रीज होता आ रहा है, उसका दूसरे उन पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, और 2 मिनट के अंदर में ये आप बता दें कि जो कमिंग बजट आ रहा है वो उसको आप अपने एनालिसिस से किस तरह से देख रहे हैं? उसको देखिए, एक्सपेक्टेशन आप मुझे कह सकते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डेफिसिट, यकीनन डेफिसिट क्या है उस पर तो मसला नहीं है। सही। लेकिन डेफिसिट को फाइनेंस करने में मैं समझ रहा हूँ ये दोबारा वही गलती करेंगे जो पहले से होती आ रही है। ये बैंकिंग सेक्टर पे जाएंगे, उससे फिर इन्फ्लेशन करिए। बैंकिंग सेक्टर तो ऑलरेडी सफर हो रहा है। नहीं, बैंकिंग सेक्टर से ये फाइनेंस करेंगे, बैंक बोरोइंग करेंगे, उससे इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक। और जैसा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब और उनकी टीम के लोग बार बार जोर दे रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा महसूस हो रहा है कि बर्डन फिर एक मरतबा जो है वो लोअर इनकम ग्रुप की तरफ जा रहा है। सही। जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मजीद लोअर इनकम ग्रुप इस काबिल है कि वो मजीद बर्डन अब उठा सकते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए बजट के हवाले से। नाज़रीन, डॉक्टर अयूब महर साहब असां स्टूडियो में मौजूद रहने चवण मुताबिक त डेफिसिट जो वो कंटिन्यू रहंदो, उनका पोइ सैलरीज़ में एडी का ख़ास इंक्रीमेंट जेके चांसिस ना आहिनि, या उनखां अलावा जेकर असां ॻाल्हि कयूं डिफेंस जे बजट के हवाले सां, त वो डिफेंस बजट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ या जेका हींअर करंट पाकिस्तान जी सिचुएशन आहे असांजे ख़िते में, उन हिसाब सां बिल्कुलु सही आहे। या जेकर उनमें थोड़ी परसेंटेज इंक्रीमेंट आणनि था तो वो एॾो को ख़ासि प्रॉब्लम न आहे। जेतिरे क़दुरु जेकर असां ॻाल्हायूं त जेके इनडायरेक्ट टैक्सिस असांजे मथां लॻी रहिया आहिनि, उन्हनि जो इशू जेको आहे उहो तमामु वधीक इम्पोर्टेंट आहे, उनखे एड्रेस कयो वञे, उनखे ख़तमु कयो वञे, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सिस खे, ऐं डायरेक्ट टैक्सिस जे मथां वधीक ॻाल्हि ॿोल कई वञे। दो के डायरेक्ट टैक्सिस जेके असां लॻनि था उहे माण्हू आहिनि जेके पॉलिटिशियंस आहिनि, या उहे माण्हू आहिनि जेके असां वटि इकनॉमिक पॉलिसीज़ ठाहिनि था, उहे माण्हू आहिनि जेके हिते वॾियूं वॾियूं इंडस्ट्रीज़ रन कनि था, उन्हनि जो पंहिंजे हिते तमामु घणो स्टेक आहे। त डायरेक्ट टैक्सिस ते वधीक गौर करण जी ज़रूरत आहे, न कि इनडायरेक्ट टैक्सिस जी। वजह उनजी सभ खां बहितरीन इहा आहे त इनडायरेक्ट टैक्सिस जेके उनखे आम माण्हू खे इफेक्ट कनि था, कॉमन पीपल खे इफेक्ट कनि था, ऐं उन सां उन्हनि जो काफ़ी सारो कारोबार डिस्टर्ब थिए थो। बजट हवाले सां वधीक असां ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे ॿियनि प्रोग्रामनि में। अॼु जे प्रोग्राम में टाइम ख़तमु थियो। तव्हां पंहिंजे सजेशन्स ऐं कमेंट्स लाइ, इवन क्वेश्चन्स लाइ असांखे लिखी सघो था budget.ktntv@gmail.com ते। इजाज़त ॾींदा ज़ेब काका खे। अल्लाह हाफ़िज़।